देखो, लास्ट क्लास में मैंने तुमको क्या समझाया था? वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर, ये तो समझाया था। अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है, मैंने समझाया था कि हमारे पास वोलाटाइल लिक्विड है। क्या है? वोलाटाइल लिक्विड है। तो वोलाटाइल लिक्विड कौन होते हैं? जिनको वेपर बनाना आता है ना, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो वेपर होते हैं क्या होते हैं? अपने इम्पटी स्पेस में उड़ करके आ जाते हैं ना, और ये सरफेस फिनोमिना होता है। तो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर बन के लिक्विड फॉर्म से इम्पटी स्पेस में आते हैं। फिर ये क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं वॉल पे। स्ट्राइक करने से क्या होता है? इनका एनर्जी कम हो जाता है, फिर ये कंडेंस होकर वापस लिक्विड बन जाता है ना। ये ऐसे शुरू में तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन हाई होता है और रेट ऑफ कंडेंसेशन लो होता है। समय बीतता जाएगा, टाइम के बीतने के साथ साथ क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, है ना। उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इक्वल होता है। और इस कंडीशन पर जो वेपर के पार्टिकल्स लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं, जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर, है ना। या आप इसे कह सकते हो उस लिक्विड का पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर। समझ में आया? तो हम इसको ना लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं ना। अब हम इस वेपर प्रेशर को पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो बॉइलिंग पॉइंट है, उसे करेंगे डिफाइन। समझ में आया? देखो, लिखो हेडिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताओ? शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे बीपी, है ना। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। क्योंकि कोई लिक्विड तब तक बॉइल नहीं कर सकता जब तक कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक यानी कि जो बाहर का प्रेशर है उसके इक्वल ना हो जाए। ठीक है ना। मान लो हमारे पास ये कोई कंटेनर है, जब आप इसको यहां से हीट देते हो, है ना, तो क्या इसको हीट देते ये लिक्विड बॉइल होने लग जाता है? नहीं ना। पहले ये लेटेंट हीट के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं इनके पास इतना एनर्जी आ जाता है कि इस सरफेस को स्कैप करके इस इम्पटी स्पेस में चले जाते हैं, यानी वेपर बन जाते हैं ना। और फिर ये वेपर जो होता है इसके लिक्विड के सरफेस पर क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। तो वो जो प्रेशर है वो एक एटीएम, इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना। जो माना गया एक एटीएम, इसके इक्वल हो जाता है जब इसका प्रेशर, तब ये लिक्विड क्या करता है? बॉईल करता है। क्या करता है? हाँ। तो पार्शियल प्रेशर जो है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लोग वैसे ही बोल देते हैं कि जिस टेम्परेचर पे कोई चीज बॉईल होता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये गलत है डेफिनेशन। ठीक है ना। आपको ये कहना है कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। तभी बॉइल होता है। इसका हम लोग लाइव एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। ये चेंज होता है बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि ये वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। हम एक वाटर लेंगे, है ना। एक नॉर्मल वाटर जनरली 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है ना। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उस वाटर का जो बॉइलिंग, वो जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो हम लोग एक बार तो लेंगे, दो लेंगे हम लोग गिलास,
एक एक या फिर वो लेंगे सॉसपैन लेंगे, एक में डाल देंगे ओनली वाटर और उसमें डाल देंगे थर्मामीटर, ठीक है ना, और उसको हम रख देंगे उस पर बर्नर पर और वो बॉयल होने देंगे। हम देखेंगे कि उस टेम्परेचर मतलब कि वो जो लिक्विड है उसका थर्मामीटर में क्या शो कर रहा है रीडिंग। देखना 100 डिग्री होगा सेल्सियस, तब बॉयल हो जाएगा। और एक हम लेंगे दूसरा सॉसपैन, उसमें पानी में डाल देंगे नमक या फिर चीनी, फिर हम उसको देंगे हीट। देखना वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल नहीं होगा, वो ज़्यादा पर बॉयल होगा, 101 पर, 102 पर, 105 पर ऐसे बॉयल होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर चीनी, नमक या वो ग्लूकोज या यूरिया ये मिला दिया। इनको उड़ना नहीं आता, इनको उड़ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको अगर उड़ना नहीं आता तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा अधिक समय तक, है ना, तब उसका प्रेशर इक्वल होगा। समझ में आया? तो हम तो इसी पर ना हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली होता है किसके? वेपर प्रेशर के, है ना। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ही क्या होगा, ये जल्दी बॉईल हो जाएगा, है ना। ये तुम्हें ध्यान रखना है। भाई तुम सोचो, एक बात बताओ, 0.7 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है? 0.7 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये मान लो पहाड़ पर है। कहां पर है? एट पहाड़, माउंटेन कह लो, ठीक है ना। ये पहाड़ पर है और 1 ATM ये धरती पर है, सरफेस पर, है ना, धरातल पर। समझे आप लोग? अब बताओ, एक लिक्विड है, एक लिक्विड है, मतलब मान लो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है बॉयल करना शुरू करता है, बॉयल करना शुरू करता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ATM पहुंच रहा है, तो 0.7 ATM तो जल्दी नहीं पहुंच जाएगा, 100 डिग्री से पहले पहुंच जाएगा ना। अरे बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस, देखो 80 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो जाएगा, एक के बजाय पॉइंट 0.7 पहले आएगा या 1.7 पहले आएगा, है ना। तो 80 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो जाएगा, 0.7 ATM हो जाएगा वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो अगर बताओ, यानी कि 0.7 ATM पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा या 1 ATM? 0.7 ATM पहुंचने में समय कम लगेगा, ठीक है ना। 1 ATM पहुंचने में समय, तो इसको आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट देर से आएगा, है ना। यहां टेम्परेचर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा ना। मतलब इतना, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना क्या होगा, कम होगा, वो उतना ही जल्दी उबलेगा। तभी तो पहाड़ों पर खाना वगैरह जल्दी उबल जाता है कम टेम्परेचर पर ही, लेकिन खाना जल्दी पकता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वेपर प्रेशर के इनवर्सली होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। वेपर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, जल्दी उबलेगा, है ना। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उल्टा बोल दिए हैं, अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो देर से उबलेगा, है ना। समझा रहे? देखो इसको ना कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। मेल्टिंग पॉइंट आपको डिफाइन करवाते हैं। इसके बाद क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट। इसको लिखो पहले, है ना। अगला कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट। ये इंपोर्टेंट टर्म है, ठीक है ना, सीख लो, अच्छी बात है, सब काम आएगा आगे। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which a solid substance
becomes start to convert into लिक्विड स्टेट, है ना। लिक्विड स्टेट में बदलना स्टार्ट होता है जिस टेम्परेचर पर किसी सॉलिड सबस्टांस का, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब आगे इसमें कौन सा है, आगे इसमें फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या है, आओ ये देखते हैं नंबर से। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर at which a liquid becomes start to convert into सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू कर देता है उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। समझ आया ना। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ छोटे छोटे टर्म थे, ठीक है ना। तो आपको यहां से ना दो टर्म और ध्यान रखना है, एक तो वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल कौन सा होता है, सोल्यूट या सोलवेंट, द सबस्टांस which can vaporize, जिसको उड़ना आता है, यानी जो वेपर बन सकता है, वोलाटाइल होता है। और एक होता है नॉन वोलाटाइल, है ना। सबस्टांस विच कैन नॉट वेपोराइज, द सबस्टांसेस, ये सब टर्म अभी यूज होने वाला है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। द सबस्टांसेस विच कैन नॉट वेपोराइज, आर मत लिखो, विच कैन नॉट वेपोराइज, जो वेपोराइज नहीं होते उन्हें बोलेंगे नॉन वोलेटाइल, है ना। हमारे इस चैप्टर में जनरली सोल्यूट होगा नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना, होगा भी नहीं भी, लेकिन सोलवेंट हमेशा क्या होगा, वोलेटाइल, ठीक है ना। हमेशा सोलवेंट क्या लेंगे हम, वोलेटाइल सोलवेंट लेंगे। सोल्यूट वोलेटाइल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। सोलवेंट लिख दो उसमें ना, सोलवेंट विल ऑलवेज volatile throughout this chapter। इस चैप्टर के दौरान वोलाटाइल्स होगा हमेशा कौन, सोलवेंट। सोल्यूट तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों हो सकता है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले इसमें आता है हेनरी लॉ। क्या आता है, हेनरी लॉ आता है, ठीक है ना। आओ पढ़ाते हैं आपको हेनरी लॉ क्या करता है, ठीक है। कौन सा लॉ आता है, हेनरी लॉ। करो कॉपी इसको पहले, है ना, फिर करते हैं। अगला हेडिंग लिखो जो बेहतरीन है, वो है हेनरीज लॉ। ये बेहतरीन लॉ है। ये पता हेनरी लॉ हमको क्या सिखाता है। अच्छा, एक डाल्टन था, डाल्टन भी वही सिखाता है, लेकिन वो कहता है पार्शियल प्रेशर से मास निकलवाता है। ये मोल फ्रैक्शन देखो, हेनरी लॉ कहता है मान लो आपके पास ये कोई लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर, यह लिक्विड है, ठीक है। हमें इस लिक्विड के अंदर कोई गैस डिसॉल्व करना है, गैस को डिसॉल्व करना है। हम चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, CO2 गैस,
CO2 गैस को इस लिक्विड में डिजोल्व करना है, ठीक है ना, बहुत सारा गैस है और ये है पिस्टल। क्या है ये पिस्टल है। तो ऊपर से जितना प्रेशर ज्यादा लगाओगे किसके ऊपर, इस गैस गैस के ऊपर या कह लो इस लिक्विड के ऊपर, उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व होंगे। समझ में आया। यानी ये कहता है द द वेपर प्रेशर या कह लो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल होता है सोलिडिटी ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना। यानी अगर आप कहोगे कि जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर कह लो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ऑफ इन द सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, गैस के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। ये गैस का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में। कोका कोला आता है ना, ढक्कन खोलते हैं प्रेशर हटता है, तो उसको अंडर हाई प्रेशर सील करते हैं। कोका कोला को अंडर हाई प्रेशर, हाई मतलब जितना ज्यादा प्रेशर देंगे CO2 गैस उसके अंदर उतना ही ज्यादा घुली रहती है। आप ढक्कन खोल देते हो, सारा प्रेशर बाहर निकलता है, जो गैस उसमें डिजोल्व हुए रहते हैं ना CO2 वो सब बाहर निकल आता है। अब CO2 गैस बाहर निकल गया तो उसका स्वाद खत्म हो जाता है ना। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हेनरी लॉ का सोडा वाटर, यानी कि कोका कोला। कोई भी कोल्ड ड्रिंक को पैक करते हैं अंडर हाई प्रेशर गैस को डिजोल्व करने के लिए, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या कह लो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। द पार्शियल प्रेशर यहां करते डिफाइन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस, वेपर फेस इसको आप P कह लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अच्छा, मोल फ्रैक्शन मतलब काई या चाय, कुछ भी आप पढ़ लो, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, ये हो गया इसका डेफिनेशन। लिखो ठीक है ना। सॉल्यूशन पर जितना ऊपर से प्रेशर लगाया जाएगा गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है इसमें। अब सुनो, अब हम जैसे ही यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, हम जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे यहां से, यहां पर एक कांस्टेंट आता है KH, इसे हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। KH को हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। KH की जो वैल्यू है वो गैस की नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो अलग अलग गैस की KH वैल्यू अलग अलग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कुछ और होती है ना, CO2 O2 गैस की कुछ और होती है, N2 गैस की कुछ और वैल्यू होती है। ये फिक्स होती है, कांस्टेंट है ये। अब देखो यहां से KH की वैल्यू में क्या क्या चीजें बताने वाली है। अगर हम यहां से KH की वैल्यू निकालें तो बताओ क्या निकलेगा, पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकलेगा ना। या फिर आप इस ऐसे भी निकाल सकते हो, यहां पर KH मत लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है ना। तो यहां पर कौन आएगा बताओ, KH लिख सकते हैं। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या है, सोलुबिलिटी ऑफ गैस, सोलुबिलिटी ऑफ गैस, ये हमें बताएगा मोल फ्रैक्शन पे। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन गैस का होगा
लिक्विड में डिजोल्व, उतना ही क्या होगी, ज्यादा होगी सोल्युबिलिटी। तो ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अमाउंट ही तो होता है। तो अब देखो बताओ, अगर KH की वैल्यू कम होगी, KH की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। तो जितना KH वैल्यू कम होगी, गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में उतनी क्या होगी, मोर होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना। यानी हम यहां से एक बात और कह सकते हैं, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Henry's constant, value of Henry's constant। हेनरीज कांस्टेंट की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, गैस उतना ही कम डिसॉल्व होगा, और जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा डिसॉल्व होगा। कौन, गैस, किसमें, किसी लिक्विड में। समझ में आया। अब इसमें हम एक पॉइंट और लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ KH डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस। द वैल्यू ऑफ KH is depend on the temperature and nature, यानी कि नेचर, nature लिखा है ना, नेचर ऑफ गैस। ठीक है ना, गैस की नेचर पे वैल्यू डिपेंड करती है KH की। ये सारा इंफॉर्मेशन तुम्हें कौन दे रहा है, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कि कितना ज्यादा गैस डिजोल्व आप कर सकते हो लिक्विड में, यानी कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस को बताता है लिक्विड में। पे हम गैस को घोलना चाहते हैं ना पानी में, अब हमने गिलास लिया, फूंक मारेंगे, फूंक का उसमें गैस घुल जाएगा नहीं, क्योंकि गैस तो बाहर निकल जाएगा, निकल के भग जाएगा ना। तो गैस को डिजोल्व करने के लिए ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ता है, प्रेशर। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस उतना ही पानी में घुलेगा ज्यादा, है ना। और जैसे प्रेशर हटेगा गैस निकल के बाहर भग जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो डिजोल्व इजीली होता नहीं है, उसे प्रेशर लगा करके डिजोल्व करना पड़ता है। समझा। यही बात हेनरी ने समझाया दुनिया को। समझ में आया तेरे को। कॉपी करो उसको फटाफट से ना, फिर आगे बढ़ते हैं। गैस को पानी में घोलना है, तो गैस को पानी में घोलने के लिए किसने सिखाया, हेनरी ने सिखाया। उसने कहा तुम जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे गैस के ऊपर, वो पानी में उतना ही ज़्यादा घुलेगा, है ना। 1 रुपये का आता है, लगा करके ऐसे बोतल लिम्का का पानी भर के ऊपर से दबाते हैं, प्रेशर फस फस की आवाज़ आती है, और निकाल कर डाल के गिलास में तुमको दे देता है ना। तुमने देखा नहीं है, जब वो गिलास में डालता है उस वाटर को प्रेशर लगाने के बाद में, तो उसमें हुआ क्या, CO2 गैस डिजोल्व हो गया अंडर हाई प्रेशर पे, हुआ ना डिजोल्व। तो वो जो प्रेशर पे डिजोल्व हुआ, जैसे गिलास में डालता है क्या हट गया, प्रेशर ऊपर से हट गया। तो देखो उसमें से आवाज़ आती है, सू सू की, है ना, निकलने की आवाज़ नहीं आती है पानी में से। वो CO2 गैस जो डिजोल्व हुआ था ना एट हाई प्रेशर, वो वहाँ से निकलना शुरू कर देता है, निकलना, और बुलबुले उठते हैं बहुत सारे गिलास में से। तो CO2 गैस बाहर निकल रहा होता है तेज़ी से, क्योंकि प्रेशर हट गया वहाँ से। तो हेनरी लॉ हमें कुछ नहीं सिखाता, क्या सिखाता है, गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना सिखाता है। गैस को लिक्विड में जितना ज़्यादा प्रेशर से गैस को पानी में डालेंगे उतना ही गैस पानी में डिजोल्व होगा ज़्यादा, तो उसके मोल फ्रैक्शन डिजोल्व होंगे ज़्यादा। समझे, ये वो ध्यान रखना। जब कहीं ना मंदिर वगैरह में घुसते हैं भीड़ में, तो मान लो गेट छोटा सा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं पीछे से, तो अंदर घुसते हैं, कितना प्रेशर पड़ता है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उतना ही लोग ज़्यादा अंदर घुसते हैं, नहीं घुसते किसी गेट में। वही काम यहाँ होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर लगता है उतना ही गैस के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा डिजोल्व होते हैं, किसमें, लिक्विड में। अब आ जाओ, देखो अब इसमें क्या है, ग्राफ। अच्छा, यहाँ से पता लग गया ना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है,
हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सोलिबिलिटी ऑफ गैस। इसमें ये भी आप मेंशन कर लेना, इधर है ना, दैट इज डाल करके। हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सोलिबिलिटी ऑफ गैस, सोलिबिलिटी ऑफ गैस। जितना KH की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना गैस कम होगा डिजॉल्व। ये आपको ध्यान रखना है, इसका बहुत अभी एप्लीकेशन है। इसका जो एप्लीकेशन है ना उसको मैं NCERT से ही समझाऊंगा पेज पर। देखो ग्राफ बनाते हैं, आ जाओ। ग्राफ हमें बनाना है हेनरी लॉ के लिए, ठीक है। इस और हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और इस और हमारे पास क्या है, प्रेशर, प्रेशर। ग्राफ हमेशा जाएगा कैसा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ जाता है। NCERT में HCl गैस को डिजॉल्व कर रहा है ना, उसका ग्राफ दिया हुआ है NCERT में। HCl गैस है, उसे डिजॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का तो ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनता है। तो ये ग्राफ ध्यान रखना हेनरी लॉ के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं NCERT। हाँ, ये शो कर रहा है कि इतने प्रेशर पर, है ना, इतना सा गैस डिजॉल्व हुआ। देखो ये रहा, ये मोल फ्रैक्शन है ना। इतने प्रेशर पर कितना, इतना मोल, देखो है ना। बताओ इस प्रेशर पर, दो यहाँ पर क्या प्रेशर ज़्यादा है ना, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, यहाँ कम होगा मोल फ्रैक्शन। पर यहाँ पर 0 था तो बढ़ रहा है, और बढ़ गया, और बढ़ गया, है ना। ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है जितना ज़्यादा प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व होगा। किसका, गैस का। किस में, सॉल्यूशन में, लिक्विड में, ठीक। अब चलते हैं ग्राफ पढ़ने के बाद NCERT पेज पर, ठीक है ना। देखो अब आपको यहाँ पे देखना है, देखना ये क्या है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर, या कह लो 298 केल्विन, बात एक ही होता है। ये हीलियम गैस, देखो क्या है, हीलियम गैस की जो KH वैल्यू वो कितनी है, 144.97। मैंने कहा था KH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी गैस की सोलिबिलिटी उतनी कम होगी, यानी KH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ इधर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल KH। देखो अब मुझे बताओ, जितना KH की वैल्यू ज़्यादा होगी गैस उतना ही कम होगा सोलूबल। KH की वैल्यू यहाँ पर 144.97 है और एक यहाँ पर है 46.82। तो ये है O2 गैस और ये He गैस। कौन सा गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगा पानी में जल्दी, O2 गैस जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी KH वैल्यू क्या है, कम। KH वैल्यू जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा होंगे गैस डिजॉल्व। तभी तो मछलियाँ सांस लेती है पानी में, O2 गैस डिजॉल्व होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है अलग अलग KH वैल्यू अलग अलग गैसों के लिए और अलग अलग टेम्परेचर पर। क्या चीज़, हम थोड़ी मछलियाँ, उनके पास गिल्स हैं, गलफड़े हैं ना, हम तो एयर से गैसें लेते हैं, है ना। देखो अब देखो, तो ये हमारे पास हीलियम गैस सबसे कम होता है डिजॉल्व पानी में। देखो सॉरी, हाँ सबसे कम होता है, हाईएस्ट है माइनस का। और यहाँ देखो KH वैल्यू कितना है इधर, 40। ऑर्गन गैस की KH वैल्यू कितना है, 40। ये डिजॉल्व होगी ज़्यादा, ठीक है ना। टेम्परेचर चेंज होते ही देखो यहाँ कितना है, 303 केल्विन। इस पर देखो KH की वैल्यू 46 है और 25 डिग्री सेल्सियस या कह लो 20 डिग्री सेल्सियस। O की वैल्यू कितनी है, 34। टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया, KH की वैल्यू भी बढ़ गई। अगर KH की वैल्यू बढ़ गई तो क्या घट गई, सोल्युबिलिटी, है ना। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखो, हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ गर्मी के मौसम में जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, खासकर फिश, है ना, ये सब डीप वाटर में जाते हैं। डीप मतलब नीचे गहराई में जाकर रहते हैं, ऊपर क्यों नहीं रहते हैं, नीचे पानी मतलब टेम्परेचर कम, ऊपर पानी गर्म मतलब टेम्परेचर ज़्यादा। देखो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 303, बढ़ गया ना, KH वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया।
KH वैल्यू बढ़ गया तो गैस लेस सोलूबल, गैस O2 गैस कम सोलूबल। पानी में से O2 लेने में दिक्कत होगी किसको? एक्वाटिक एनिमल को। अगर टेम्परेचर कम है 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 कैसे है? केल्विन में है ना ये, तो 273.15 में से माइनस कर दो 293 को, तो 20 नहीं आएगा क्या? 20 डिग्री सेल्सियस आएगा ना, 20 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज करो, तुमको नहीं आता क्या? काम आएगा आगे भी। देखो पावर कट हो गया था तेरे को। देखो वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ लिखा ना कांस्टेंट, आ जाओ। तो आपको ये टेबल देखना आना चाहिए, ठीक है ना। मछलियाँ कम तापमान में अच्छे से रह पाएगी, है ना, वो इसलिए गर्मी के मौसम में ज़मीन में पहुंच जाती है। अब तो यहाँ पर आपको देखना ध्यान से, इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज, KH की वैल्यू बढ़ती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। KH की वैल्यू बढ़ेगा तो गैस कम होगा डिजॉल्व। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट एक्वाटिक स्पीसीज, जलीय स्पीसीज जो होते हैं, आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। गर्म पानी में रहने से की तुलना में ज़्यादा वो ठंडे पानी में रहना सहज महसूस करती है ना, कंफर्टेबल, ठीक है ना। इसमें हमारे पास है कि न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, हम इसको बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको थ्योरी समझा दूँ सारी। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन देखो इसमें बहुत ही अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ का एप्लीकेशन। डेली लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं, हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो इधर देखो ध्यान से। हेनरी लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमिना नोटेबल अमंग दीज आर। देखो हेनरी लॉ का ना अलग अलग जगह पे यूज़ है, प्रयोग है, कहाँ कहाँ है वो देख लो। टू इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक, जो पीते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक सोडा वाटर, उसमें CO2 गैस की सोलबिलिटी घोलने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग हेनरी का लॉ यूज़ करते हैं। सोडा वाटर एंड द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर पर अपन लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले सील करते हैं किसको? बोतल को, है ना। हम थोड़ी फैक्ट्री वाले हैं। देखो स्क्यूबा डाइवर्स कौन होते हैं? गोताखोर, जो पानी में जाकर खोज करते हैं समुद्र में। ये क्या करते हैं? देखो मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेज वाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। देखो जब गोताखोर पानी के सरफेस पर है, एटमॉस्फेयर पर है, तो प्रेशर कम लग रहा है, 1 ATM लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 ATM लग रहा है प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर। तो हमारे ब्लड के अंदर और भी तो गैसें हैं, नाइट्रोजन गैस है, CO2 गैस है ना, O2 गैस है, ये सब गैसें होती है। तो ऊपर तो अभी ठीक है, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व है हमारे ब्लड में, N2 गैस, CO2 गैस डिजॉल्व नहीं है। लेकिन जब स्क्यूबा डाइवर्स अंडर हाई प्रेशर वाटर में नीचे पहुंचता है ना, तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो गैसें होती है खासकर कौन सी? N2 गैसें होती है ना। तो ये सब गैसें क्या होती है? डिजॉल्व हो जाती है। क्या होती है? हमारे ब्लड में। क्यों? क्योंकि वो पहुंच गया कहाँ? समुद्र की गहराई में। तो क्या बढ़ गया? प्रेशर बढ़ गया। चलो ठीक है, बढ़ गया तो बढ़ जाने दो, गैस डिजॉल्व हो गया। लेकिन जब बाहर निकलेगा वो, तो पानी हटेगा, पानी हटेगा तो प्रेशर हटेगा, और प्रेशर हटेगा तो क्या होगा? जो गैस डिजॉल्व हुई थी ना, वो बाहर निकलना शुरू कर देगी, और वो बनेगी बबल्स। क्या बनेगी? बबल्स बनेंगे, बबल्स। और वो क्या कर सकती है? ब्लड कैपिलरी को ब्लॉक कर सकती है, जिससे क्या होगा? ब्लड को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, है ना। यहाँ पर क्या होता है? बबल्स की वजह से ब्लड की कैपिलरी जो है वो ब्लॉक हो सकती है, और जब ब्लॉक होगा तो क्या होगा पता है? एक बीमारी होगी, उसे हम बोलेंगे बैंड्स। क्या बोलेंगे? बैंड्स बोलते हैं ना, बैंड वो रोग का नाम है। इसीलिए स्क्यूबा डाइवर्स बैंड में क्या होता है? पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है और डेंजरस होता है लाइफ के लिए। भाई तुम बताओ, अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा हमारी कैपिलरी में, आर्टरी में, वेन्स में, तो क्या होगा? ब्लॉकेज हो जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है, बंदा मर सकता है ना। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ब्रेन हैमरेज हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो साफ कह रहा है,
आपको ये पता होना चाहिए। कह रहा है स्क्यूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेज वाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। जब पानी के अंदर जाकर के हाई प्रेशर पे इनहेल करेगा, सांस लेगा, तो क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड। जो बाहर से हमने गैस लिया है वो हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो सकता है प्रेशर बढ़ने की वजह से। व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड सरफेस, और जब वापस सरफेस के ऊपर आएगा तो प्रेशर क्या होगी, कम होगी ना, पानी हटेगा तो। अब प्रेशर कम होगा तो दिस रिलीजेस द डिजॉल्व गैस, जो गैस डिजॉल्व हुआ था वो बाहर निकलेगा, और अगर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। बबल्स बनेंगे किसके, नाइट्रोजन के, किसमें, ब्लड में। नाइट्रोजन का ब्लड का नाइट्रोजन का बबल्स बनेंगे। दिस ब्लॉक कैपिलरीज, ये कैपिलरी को ब्लॉक करेगा। कैपिलरी क्या होता है, छोटी छोटी रक्त वाहिनियों को बोलते हैं जिसमें ना बहते हैं ब्लड। और क्या होगा, ये यहाँ पर एक मेडिकल कंडीशन बना देता है, वहाँ पर काफ़ी दर्दनाक होता है, पीड़ादायक होता है, उसे हम कहते हैं बैंड्स। ध्यान रखना बैंड में क्या होता है, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, जो कि जीवन के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है ना, इससे बचने के लिए। अब सुनो, तो स्क्यूबा डाइवर करते क्या है, टू अवॉइड दिस, इससे बचने के लिए क्या होता है, जो स्क्यूबा डाइवर्स लेते हैं सिलेंडर पीछे बांधते हैं पीठ पर, उसमें हीलियम गैस भरते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टू अवॉइड बैंड्स एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। टैंक जो वो लेके जाते हैं उसके अंदर वो क्या भरते हैं पता है, हीलियम। क्या भरते हैं, नहीं अभी तो समझाया था, हीलियम का 144 था ना केएच वैल्यू, था नहीं, इतना ज़्यादा केएच वैल्यू था इसका, तो प्रेशर आप कितना भी बढ़ा लो कम होगा डिजॉल्व। क्या होगा, ब्लड में हीलियम कम होगा, डिजॉल्व खुलेगा नहीं, प्रेशर बढ़ेगा फिर भी, क्यों, केएच वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है ना इसकी, इसलिए। तो हीलियम भरते कितना, 11.7% हीलियम भरते हैं, और 56.2% क्या होता है उसमें, नाइट्रोजन होता है, और 32.1% उसमें ऑक्सीजन भरते हैं, ठीक है ना। तो इन गैसों को भर के ले जाते हैं किसमें, सिलेंडर में। तब हम क्या होते हैं, गोताखोर लोग, हम नहीं, वो बच पाते हैं। कहाँ पर, समुद्र द्वीप में, है ना। एक टॉपिक और रह गया ना छोटा सा, खत्म हो जाए फिर हमारा हेनरी लॉ, ठीक है ना। एट हाई एल्टीट्यूड, पहाड़ी वाले इलाकों पर जो ऊंचाई पर होते हैं वहाँ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कम होता है ना। कहा था मैंने भी 0.7 था ना, जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, गैस कम होगी, डिजॉल्व। तो एट अल्टीट्यूड क्या होता है, देखो अब उसका उल्टा है इसमें। आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, प्रेशर है नहीं, तो ऑक्सीजन आपके बॉडी में कम होगा, डिजॉल्व ब्लड में, तो आप ठीक से सोच नहीं पाओगे ना, थिंकिंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है ये, एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल, है ना। दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज। पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड या क्लाइंबर्स, जो चढ़ाकू होते हैं ना, पहाड़ पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही उनको बोलते हैं। लो ब्लड ऑक्सीजन होता है उसके ब्लड के अंदर, भाई प्रेशर कम है तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व नहीं होगा, अगर नहीं होगा डिजॉल्व तो वीकनेस आएगी, अच्छे से सोच नहीं पाएगा, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, है ना। और इस सिम्टम को, लक्षण को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बीमारी का नाम है, समझ में आया ना, ये हो जाता है। तो ये था हमारा हेनरी का एप्लीकेशन, ठीक है ना। और टेम्परेचर का इफेक्ट तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर यानी कि राउट लॉ, ठीक है ना। मिलता है आपसे अगली क्लास में, है ना। खत्म होगा हमारा हेनरी लॉ।